हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं हम लोग, और आज हम लोग आगे और क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले 25 क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से सॉल्व किए होंगे। 22 अप्रॉक्सीमेट सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, बता दूं प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग है, टॉप 1000 क्वेश्चन के लिए अलग सीरीज़ है। आप दोनों फॉलो करते रहिए। इसके साथ साथ आप अगर जीएस प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए डे वाइज सीरीज़ है। डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, उसको भी देखते रहिए, उसको भी हल्के में मत लीजिए। मैं देख रही हूँ बहुत बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में लगे हुए हैं और जो टॉपिक है उसे छोड़ दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ प्रिपेयर करिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको फैक्ट नहीं याद होंगे, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो पिछली क्लासेस जो लोग कर चुके हैं उनको रिवाइज करते रहिए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज 26 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पार्टियों का सम्मेलन जो है 27th, इसकी मेज़बानी वर्ष 2022 में किस देश द्वारा की जाएगी या की गई थी। तो 2022 में तो हो चुकी है ओमान, इजराइल, मिस्र और सऊदी अरब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिस्र द्वारा। ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन में देखेंगे, एक अभिकथन दिया गया है, दूसरा उसका कारण है और उसी के अनुसार हमें इन कोड को देख करके उत्तर देना है। ये कोड दिए गए हैं। अभिकथन है 1867 में एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इसका कारण है क्योंकि ब्रिटिश सरकार तथा जनता के समक्ष पारदर्शिता प्रस्तुत करने हेतु महादेव गोविंद रानाडे एक मंच स्थापित करना चाहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए गलत है किंतु आर सही है। क्यों गलत है आप लोग सोच रहे होंगे कि एमजी रानाडे ने ही की थी। यहाँ पे डेट गलत दी गई है, 1870 में की थी। कब की थी? 1870 में। और इसका कारण सही दिया गया है, ऑप्शन बी राइट होगा। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में। सेकंड है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान झांसी। इसमें बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें से ये इनकरेक्ट दिया गया है क्योंकि इनकरेक्ट ही हमसे पूछा गया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है, ठीक है, सीमैप बोलते हैं इसको। इंडिया वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है। इसके बाद इज्जत नगर बरेली में है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस मऊ में है। फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये झांसी में नहीं है, ये लखनऊ में है। ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने भू राजस्व की दर 50% ही रखी थी। औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर गियासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा है इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों लोगों ने जो भू राजस्व की दर है वो 50% ही रखी थी। दोनों ने खुम्स कर में से देखा था कि 80% जो 4/5वां भाग है राज्य का हिस्सा माना था। दोनों ने गृह कर और चारा करों पर भी कर वसूला था और भू राजस्व की दर कितनी रखी थी? 50% रखी थी। तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं, उसी के अनुसार उत्तर देंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत आने के बाद डचों ने 1605 में किस राज्य के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। सीधा सा प्रश्न है, आपसे मसूलीपट्टनम पूछा गया है, कहाँ पर है। ऑप्शन बी राइट होगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट बन सकते हैं अगले प्रश्न के। तो 1605 में किया था इन्होंने, यहाँ पर स्थापना की थी पहले कारखाने की। तो डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में बनाया आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। 31वां प्रश्न है, लोक कढ़ाई का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित है? फुलकारी, शामी लामी, कारचोबी या फिर कसूती। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शामी लामी है मणिपुर का, फुलकारी पंजाब में, कारचोबी राजस्थान में,
कसूती कर्नाटक का है, तो सामीलामी कहाँ का है? मणिपुर का। 32वां प्रश्न है, सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? यह अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है जो अकाल राहत प्रयासों का वर्णन करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। चलिए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा या देख लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यह अभिलेख गोरखपुर जिले में स्थित है। सबसे प्रारंभिक ज्ञात ताम्रपत्र अभिलेख, जिसे सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख के रूप में जाना जाता है, यह एक मौर्य अभिलेख है जो अकाल राहत प्रयासों का वर्णन करता है। तो ये गुप्त काल का नहीं है, कब का है? मौर्य अभिलेख है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, गोरखपुर जिले में स्थित है, लेकिन ये मौर्य काल के बारे में उल्लेख करता है। 33वां प्रश्न है, अप्पिको शब्द चिपको का पर्यायवाची है या किस भाषा से लिया गया है? कन्नड़, तेलुगु, तमिल या फिर उड़िया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कन्नड़। यह आंदोलन पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर शुरू किया गया था। अप्पिको कन्नड़ भाषा में चिपको का पर्याय शब्द होता है। 34वां क्वेश्चन देखिए, 2018 में शुरू की गई संपन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को उनके लिए गए कर्ज की मुक्ति दिलाना, या देश की हर एक लड़की को शिक्षित करना था, या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये 29 दिसंबर 2018 में वाराणसी में माननीय पीएम जी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पेंशन के लिए लेखा और प्रबंधन की प्रणाली थी, संपन्न योजना, ये शुरू की गई थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य देखेंगे क्या था? दूरसंचार विभाग के पेंशन धारकों के पेंशन के समयबद्ध वितरण में मदद करना था। ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोई नहीं है इनमें से। 35वां प्रश्न है, बंगाल पर ब्रिटिश विजय से पहले एशिया से ब्रिटिश आयात में लगभग कितने प्रतिशत वस्तुएं बंगाल की होती थीं? 50, 60, 70 और 80%। ये इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 60%। 36वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश राज्य में। ये किस जिले से शुरू की गई थी? ये पूछा गया है। बलिया, मऊ, महोबा, देवरिया? रट लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, बलिया से। इसके अलावा 37वां प्रश्न है, सासाकावा पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा। देखिए ये जो मैंने बताया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें देखेंगे जो बीपीएल परिवार हैं उनके लिए प्रत्येक परिवार को एक एलपीजी दिया जाता था, जिसमें 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी। तो ये उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सासाकावा पुरस्कार मैंने क्या बताया? अब इस क्वेश्चन पे आते हैं 37वें पे। ये किस लिए दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके द्वारा दिया जाता है, जो भी पर्यावरण में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके लिए। सबसे पहले 1994 में एम.एस. स्वामीनाथन को ये पुरस्कार दिया गया था। 38वां क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में जारी एक अध्यादेश द्वारा किस शहर में स्थित राज्य विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है? गोंडा, मैनपुरी, गोरखपुर या फिर आजमगढ़? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आजमगढ़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं, इन्होंने 13 नवंबर 2021 को आजमगढ़ में एक स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी। और जनवरी 2022 में जारी एक अध्यादेश द्वारा इस विद्यालय का नाम क्या किया गया? महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय। 39वां क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित शासकों में से किसने बंगाल के क्षेत्र पर सबसे कम समय तक शासन किया था? मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खान या फिर अलीवर्दी खान? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सरफराज खान। इसने सबसे कम समय तक शासन किया था। अब देखेंगे 1700 में मुर्शीद कुली खां बंगाल के दीवान बने थे और 1727 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो लगभग 27 साल। फिर सुजाउद्दीन इनका दामाद था, 1739 तक इसने शासन किया। फिर इसके बाद एक वर्ष के लिए देखते हैं 1739 से 1740 तक इनका एक पुत्र था
सरफराज खान, मुर्शीद कुली खां का, वो रहता है, वो शासक बनता है। इसके बाद अलीवर्दी खां आता है। 1756 तक ये शासन करता है। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, मुर्शीद कुली का शासन 1700 से 1727, सुजाउद्दीन का 1727 से 1739 और एक वर्ष के लिए 1739 से 40 तक सरफराज खान और 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सबसे कम समय तक। 40वां प्रश्न है, लिथोट्रिप्सी एक ऐसी प्रक्रिया जो शरीर के किस हिस्से में बनी पथरी को तोड़ने के लिए शॉक वेव्स का उपयोग करती है? अमाशय, यकृत, वृक्क या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज होंगे लीवर और किडनी में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्क या फिर किडनी। किडनी में जो पथरी होती है उनको तोड़ने के लिए ये लिथोट्रिप्सी एक प्रोसेस है, इसका प्रयोग किया जाता है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की थी? चार्ल्स डार्विन ने, एम.एस. स्वामीनाथन ने, नॉर्मन बोरलॉग ने या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। इन्होंने 1956 में ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की थी, माफ़ कीजिएगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की थी। किसने? डॉक्टर रामदेव मिश्रा ने। 42वां प्रश्न है, अलीनगर की संधि के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, प्लासी की लड़ाई से पहले फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस संधि में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन ने किया था। बताना है कौन सा आंसर, कौन से स्टेटमेंट सही है। दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु पूछा गया कौन सी धातु है, तो मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अमलगम बनाने के लिए एक नेसेसरी जो धातु बोले जा रहा है, एक मेटल है, वो कौन सी होती है? सोडियम, सुरमा, पारा या फिर कॉपर। तो 43rd का आप देखेंगे क्वेश्चन राइट है सी, पारा। मरकरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी अलॉय में अगर अमलगम बोला जाएगा तो इसमें मरकरी होगी। 44th क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कार्बन स्टॉक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और अरुणाचल प्रदेश। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। कार्बन स्टॉक में देखेंगे शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश तो फर्स्ट हो गया, सेकंड एमपी होगा, थर्ड छत्तीसगढ़, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 45th क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 इसके संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? प्रारंभ में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु 23 वर्ष थी, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, वर्ष 1860 में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु को घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया था। बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही हैं। प्रारंभ में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए जो उम्र थी वो 23 वर्ष थी, और वर्ष 1860 में क्या होता है, इसकी आयु घटाकर कितनी कर दी जाती है? 22 वर्ष। और 1863 की जब बात करते हैं तब सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता पाया था। ये पहले भारतीय थे जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। 46th क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया जाता है किससे? संसद के साधारण बहुमत से, सेकंड ऑप्शन है संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति से। बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और डी है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत से और राज्यों की स्वीकृति से। जीएसटी में क्या हो सकता है, इसमें संशोधन हो सकता है। 47th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है? सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। हिंदी में बोल देती हूँ, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। कोलकाता पश्चिम बंगाल में पूछा गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। ये कहाँ पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, उत्तराखंड।
सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद झारखंड में है। फिर है सेंट्रल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हो गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी का है, ये कानपुर यूपी में है। अगला प्रश्न है, अगस्त 1942 में चित्तू पांडे ने संयुक्त प्रांत के किस स्थान के सभी 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया था और एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी? महोबा, मेरठ, बलिया या फिर बहराइच? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलिया। चित्तू पांडे स्वयं को गांधीवादी कहा करते थे। अगस्त 1942 में इन्होंने क्या किया था, संयुक्त प्रांत में बलिया नामक स्थान था, वहाँ पर 10 पुलिस स्टेशनों पर कब्जा किया और वहाँ पर एक समानांतर सरकार की गठन किया या उनकी स्थापना की। 49वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ लेखक हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। लेखक में धनपाल हैं, सर्वसेन हैं, मयूर हैं और पतंजलि हैं। फेमस बुक्स में देखेंगे सूर्य शतक, तिलक मंजरी, महानंद और हरि विजय हैं। चलिए इनको मैच करिए और ऑप्शन बताइए आपका क्या राइट है। इसका राइट आंसर है धनपाल की है तिलक मंजरी, सर्वसेन की है हरि विजय, मयूर की सूर्य शतक, पतंजलि की महानंद। तो ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इनको याद कर लीजिए। इसी तरह ऑप्शन बी राइट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को राजकवि का पद दिया था। सेकंड स्टेटमेंट है, अमीर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली विकसित की जिसे सबके हिंद या फिर भारत की शैली कहा जाता है। कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है और अपना आंसर आप देखिए। दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही दिए गए हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को क्या दिया था, राजकवि का पद, और इन्होंने फारसी की एक नई शैली विकसित की जिसे क्या कहा, सबक-ए हिंदी या फिर भारत की शैली। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। कोई भी करेक्शन होता है मैं कमेंट बॉक्स में कोशिश करूँगी जल्दी ही डाल दूँगी। वैसे तो ये क्वेश्चंस मैं आप देख रही हूँ जैसे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि कुछ नए डेटा आ जाते हैं तो चेंजेस हो जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मैं ज़रूर करेक्ट करवाऊँगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना है जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।